कल आपने सीखा समता का अधिकार। समता का अधिकार अपनी दूषित पदावली के धरातल पर संविधानतः कहता है कि राज्य अपने नागरिकों से विधायी वर्गीकरण के अधिकार को छीनता नहीं है, किंतु विधायी वर्गीकरण तर्कसंगत हो, बुद्धिपरक भिन्नता पर हो, विशिष्टता पर आधारित हो और सबके बाद भेद स्पष्टया दिखे और जिस उद्देश्य के लिए भेद किया गया हो उस उद्देश्य के साथ तर्कसंगतता हो। यदि विधायी वर्गीकरण ऐसा है देन सो गुड, अन्यथा नल एंड वाइट शून्य। अब हम नेक्स्ट लेक्चर की बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 15 कल हमने बताया था, नोट करें, बताते चलते हैं। अनुच्छेद 15 धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग तथा जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग तथा जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध, यानी कि भारत का संविधान धर्म के आधार पर, मूल वंश के आधार पर, जाति के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, लिंग के आधार पर कोई भेद नहीं करे। यह इसकी आत्मा है, यह इसकी मूल भावना है। अब कुछ थोड़ा सा पढ़ने का तरीका सीखें। कभी कभी कुछ अनुच्छेदों में खंड 1 और 2 नियम होगा, 3, 4 उसकी व्याख्या हो, और कभी कभी 1, 2 नियम होगा और 3, 4 उसका अपवाद हो। तो नोट करें, फिर हम आपको समझाते हैं। अनुच्छेद 15 का खंड 1, राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर विभेद नहीं करेगा। नंबर 2, केवल नागरिक, कोई नागरिक केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी एक के आधार पर। अब 2 का खंड का, दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों, होटलों और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों में प्रवेश या 2 का खंड 2, पूर्णतः या भागतः राज्य निधि से पोषित या साधारण जनता के प्रयोग के लिए समर्पित कुओं, तालाबों, स्नान घाटों, पार्कों और सार्वजनिक समागम के स्थानों के प्रयोग के बारे में किसी नियोग्यता, दायित्व, निर्बंधन या शर्त के अधीन नहीं हो। भाषा थोड़ी टफ है, 2-3 बार पढ़ेंगे तो आपको ये समझ में आएगा, बाकी तो हम समझा ही रहे हैं। आप खंड 3, 4 और 5 देखिए। स्मरणीय है कि पहला दूसरा खंड ही मूल संविधान में था, तीसरा चौथा पांचवां बाद में जोड़ा गया। इस तरीके से पहला दूसरा नियम है, तीसरा चौथा अपवाद है। तीसरा चौथा पांचवां अपवाद है। तो खंड 3 क्या कहता है? इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को स्त्रियों और बालकों के लिए कोई विशेष उपबंध बनाने से निवारित नहीं करेगी। खंड 4, इस अनुच्छेद या अनुच्छेद 29 खंड 2 की कोई बात राज्य को सामाजिक व शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिकों के लिए किन्हीं वर्ग की उन्नति या अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए कोई विशेष उपबंध बनाने से निवारित नहीं करेगी। खंड 5, अभी हाल में 21 दिसंबर 2005 को 104वां संविधान संशोधन द्वारा खंड 5 अंतः स्थापित किया गया, जिसके द्वारा निजी क्षेत्र के शैक्षणिक संस्थानों में ओबीसी, एससी, एसटी के आरक्षण की बात की गई, किंतु अल्पसंख्यक संस्थाओं को इसकी परिधि से बाहर रखा गया।
अब ये थोड़ा सा पॉइंट है तो नोट करिएगा। अल्पसंख्यक संस्थाओं को इसकी परिधि से बाहर रखा गया, यानी कि उनमें यह खंड 5 वाली बात जो रिजर्वेशन की वो लागू नहीं। तो पहला दूसरा तो नियम हुआ, इसके बाद अपवाद हुआ। अब आप सोचिए अपवादों की जरूरत पड़ी क्यों? जब विश्लेषण करेंगे तो खंड 1 और 2 नियम हैं, 2, 3, 4, 5 अपवाद है। अगली इंपॉर्टेंट बात, खंड 1 राज्य पर विभेद का प्रतिषेध लगाता है, यानी कि राज्य भेद करेगा तो, और वहीं दूसरा खंड व्यक्ति से व्यक्ति। आप ठाकुर का कुआं आपने पढ़ा प्रेमचंद के? हमारे कुएं से आप पानी नहीं भर सकते हैं क्योंकि आप हमारे समकक्ष नहीं हैं। तो राज्य से विभेद पर प्रतिषेध और व्यक्ति से व्यक्ति पर विभेद का प्रतिषेध पहला और दूसरा करते हैं। अब इनको हम थोड़ा सा बढ़ाते हैं। संविधान बनने के कुछ समय बाद ही अधिकारों से संबंधित यह विवाद सर्वोच्च न्यायपीठ के समक्ष आया। विवाद था चंपकम दोरईराजन बनाम मद्रास राज्य विवाद। देखिए एंटी ब्राह्मणिकल मूवमेंट महाराष्ट्र या साउथ से ज़्यादा शुरू हुए। तो मूल संविधान कहा था कि जाति के आधार पर कोई भेद नहीं होगा। तो जब जाति के आधार पर भेद नहीं होगा तो सीधी सी बात, अगर जाति के आधार पर आरक्षण दिया जाएगा या किसी को विशेष अधिमान दिया जाएगा तब तो मूल संविधान की मूल आत्मा के विरुद्ध हो जाएगा। यानी कि सरकार रिजर्वेशन नहीं दे सकती है, यानी कि सरकार गरीबों और वंचितों के लिए कोई विशेष आयोजन नहीं कर सकती है, यानी कि सरकार स्त्रियों और बालकों के लिए कोई विशेष उपक्रम नहीं कर सकती है, ऐसा माना गया मूल संविधान के धरातल। तो इस विवाद के बाद सुप्रीम कोर्ट कहता है कि भाई मूल संविधान तो यही कहा था कि जात के आधार पर भेद न हो। तो अगर संविधान की हम व्याख्या कर सकते हैं, कानून तो हम बना नहीं सकते हैं, तो इस आधार पर तो यह बात सही है। तो इसी विवाद के बाद संसद को यह एहसास हुआ कि संविधान की गतिक अवधारणा के धरातल पर इसमें कुछ परिवर्तन की आवश्यकता है। और ख़ास बात हुआ इसी विवाद के बाद फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ, पहला संविधान संशोधन पारित हुआ और अनुच्छेद 15 में खंड 3 और 4 जोड़ दिए गए, अपवाद जोड़ दिए गए, जहां यह कहा गया कि सरकार अपने नागरिकों के लोक कल्याण के लिए गरीबों वंचितों की शिक्षा संबंधी अधिकार और प्रतिपूर्ति के लिए, जो 29(2) में भी है। 29 में क्या, शिक्षा और संस्कृति का अधिकार, बट दोनों में अंतर आगे बताएंगे। या स्त्रियों और बालकों के लिए कोई खास नियम बनाने के लिए, वृद्धों और अशक्तों को कुछ सुविधा देने के लिए, यदि करना चाहे तो कर सकती है। सरकार रिजर्वेशन दे सकती है, शिक्षा संस्थाओं में अपने लोगों के लिए कोई विशेष, गरीब लोगों के लिए कोई विशेष व्यवस्था कर सकती है। अब यह संविधान सम्मत है, यह मूल अधिकारों के विरोध में नहीं है, यह तर्कसंगत वर्गीकरण पर खरा है। क्योंकि अगर मूल संविधान की मूल आत्मा को मानेंगे तो जाति के आधार पर रिजर्वेशन देना संभव नहीं होगा, जबकि जाति के आधार पर देश में रिजर्वेशन दिया जाना जरूरी है, आवश्यकता है। तो दैट्स वाई
पहला संविधान संशोधन इस विवाद के बाद पारित हुआ और तय यह किया गया कि नागरिकों को इन सब आधारों पे विशेष सुविधा प्रदान की जाएगी, यानी कि गरीब और वंचित वर्ग के लोगों के लिए रिजर्वेशन की अवधारणा की पुष्टि की गई। इसी के बाद जो व्याख्याएं बढ़ी वो यह हुई कि राज्य चाहे तो बालकों के लिए, स्त्रियों के लिए कोई ख़ास कानून बना सकती है, वृद्धों के लिए, अशक्तों के लिए कोई ख़ास कानून बना सकती है। ऐसे विभेद का प्रतिषेध संविधान नहीं करता है, यह तर्कसंगत वर्गीकरण पर है। अभिप्राय यह हुआ कि अगर सरकार चाहे तो महिलाएं नर्सिंग के लिए क्वाइट फिट हैं, शिक्षा के लिए क्वाइट फिट हैं, उनमें ममत्व की भावना अच्छी है, अगर उनके लिए शिक्षा में और नर्सिंग के क्षेत्र में कोई विशेष व्यवस्था करती है, या सरकार कहती है कि महिलाएं रात्रि की शिफ्ट में काम नहीं करेंगी या खदानों में काम नहीं करेंगी, तो राज्य ऐसा कर सकती है। राज्य का यह नियम विधायी वर्गीकरण के अधीन आएगा, इसे लिंग के चश्मे से देखा जाना उचित नहीं रहेगा। यह वस्तुतः शारीरिक अवस्थिति, क्षमता और देश काल और लोक की परिस्थितियों के अनुरूप लिया गया निर्णय है, न कि लिंग के आधार पर। तो सरकार महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए कोई खास कानून बना सकती है, इसके लिए अनुच्छेद 15 को आधार नहीं बनाया जाएगा। इसी तरह अनुच्छेद 15 का खंड 2 सामाजिक कुरीतियों के दूर करने का संकल्प लेता है। छुआछूत को मिटाने का, हमारे दरवाजे से आपको नहीं गुजरना है, हमारे घाट पे आपको स्नान नहीं करना है, हमारे कुएं से आप पानी नहीं पी सकते हैं, हमारे बगीचे से आप फल नहीं तोड़ सकते हैं, आप मंदिर में नहीं जा सकते हैं। ये सब सोशल इविल्स हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15 खंड 2 इस पर भी प्रहार करता है, यानी कि व्यक्ति पर भी इस चीज़ का अंकुश लगाता है कि वो इसी सामाजिक कुरीतियों में न भागीदार हो न उसे बढ़ाए। इसी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे तो भारतीय दंड संहिता की धारा 494 कहती है कि कदाचार के लिए पुरुष तो दोषी होगा, लेकिन महिला दोषी नहीं ठहराई जाए। बलात्संग के लिए महिला दुष्प्रेरक के रूप में दोषी नहीं होगी, लेकिन पुरुष दोषी माना जाएगा। उसके पीछे छिपा हुआ सच है शारीरिक अवस्थिति की, महिलाओं की कमजोरी की। तो आईपीसी की धारा 494 संवैधानिक हुई, उसे इस नज़रिए से न देखा जाए कि यह पुरुषों के अधिकारों का हनन हो रहा है। तो आगे संविधान हमारा यह तय करता है कि राज्य अपने नागरिकों के लिए मंदिरों के दरवाजे, सार्वजनिक स्थानों, स्नान घाटों, जहाँ पर वैयक्तिक विभेद की संभावना है वहाँ पर खास ध्यान दे, जिससे जो है सामाजिक समरसता बनी रहे और हमारा समाज अनुकूल दिशा में चले। जहाँ तक शिक्षा की बात है, किसी में एक विवाद आया था, निवेदिता जैन बनाम मध्य प्रदेश राज्य विवाद। इस विवाद में यह रखा गया कि यदि कोई व्यक्ति है वो अनुसूचित जात जनजाति की कैटेगरी में है, अगर वो 0 अंक भी प्राप्त कर रहा है और क्राइटेरिया और कोटि में है तो उसे प्रवेश दिया जाएगा, मेडिकल IIT कहीं भी। तो निवेदिता जैन का केस खारिज किया गया
और कहा गया कि अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए 0 अंक भी अहरक होंगे, उन पर भी उनको मेडिकल की परीक्षा दी जा सकेगी। तो इस तरीके से आप देखेंगे यह अनुच्छेद लिंग, क्षेत्र, भाषा, जन्मस्थान आदि से परे हट करके व्यापक दृष्टिकोण अपनाता है। एक केस और आया था डीपी जोशी का, बनाम मध्य प्रदेश राज्य विवाद। तो डीपी जोशी के विवाद में मूल मुद्दा यह था कि सरकार ने एक निर्णय लिया कि जिन लोगों का अधिवास या आवास मध्य प्रदेश में नहीं होगा उनको मेडिकल की परीक्षा में या प्रवेश के बाद फीस या शुल्क ज़्यादा देनी पड़ेगी। तो जोशी जी विवाद लाते हैं, बाद लाते हैं, कोर्ट विवाद को खारिज कर देता है, कहता है कि राज्य ऐसा कोई कानून बना सकता है। वस्तुतः अनुच्छेद 15 जन्मस्थान के आधार पर भी उसका प्रतिषेध करता है, न कि आवास या अधिवास के धरातल। आप भी अधिवास बना लो, आप भी आवास बना लो, आपको भी शुल्क मुक्ति मिल जाएगी। तो कुल मिला जुला करके भारतीय संविधान जन्मस्थान के आधार पर भेद का प्रतिषेध करता है। मध्य प्रदेश मेडिकल एसोसिएशन अगर जन्मस्थान के आधार पर कोई भेद नहीं कर रहा है तो वो कर सकता है। आवास स्थान के भेद आधार पर राज्य भेद कर सकते हैं। जैसे अभी हाल में आपने देखा कि समूहगा की नौकरियां उन्हीं लोगों की मिलेंगी जो उत्तराखंड के हैं या एमपी के हैं। तो ऐसे सब विवेकपूर्ण निर्णय राज्य सरकारें ले सकती हैं। हाँ, जन्म स्थान के आधार पर कोई भेद नहीं होगा। तो डीपी जोशी का केस खारिज हुआ और आवास स्थान के आधार पर किए गए भेद जो राज्य सरकार द्वारा निर्णीत थे उसे सही माना गया, या मध्य प्रदेश मेडिकल एसोसिएशन द्वारा जो निर्णीत थे उसे सही माना गया। अब इसको हम थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं सामान्य संदर्भों में। एक है संदीप पांडे जी, शायद आपने नाम सुना होगा, मैग्सेसे अवार्ड विजेता। तो अपने यंग टाइम में ये यहाँ पर जो है, अभी शायद हरदोई के आसपास कोई प्रोजेक्ट चला रहे हैं, कुष्ठ लोगों का आश्रम वगैरह या जो भी हो। तो पांडे जी जब उन्हें टाइम पे IIT कानपुर पढ़ाते थे तो तत्कालीन हेड ऑफ डिपार्टमेंट प्रोफेसर अग्रवाल कहा, पांडे तुम लड़कों को फेल क्यों नहीं करते हो? तो कहें सर फेल कैसे करें, उन्हें एडमिशन ही क्यों दिया गया है? ये तो भारत की वैधानिक व्यवस्था है। अगर उनको फेल ही करना तो एडमिशन ही क्यों दिया गया? वो तो कभी नहीं पास होंगे। जब उनको उनका चयन कम परसेंटेज पर कराया गया है, उन्हें एनाटॉमी स्पष्ट नहीं है, उन्हें मैकेनिक्स स्पष्ट नहीं है, फिर भी उन्हें एडमिशन दिया गया है, तो उनको पास ही नहीं होना, कभी भी नहीं पास होना है। तो सर मैं तो उन्हें फेल करूंगा नहीं, क्योंकि फेल शिक्षक होता, विद्यार्थी नहीं। ये भारत की संवैधानिक व्यवस्था है। संवैधानिक व्यवस्था की कदर करने के लिए, उसको सम्मान देने के लिए हम शिक्षक समुदाय से या सरकार से अपेक्षा की जाती है कि उनको अलग से कोचिंग पढ़ाएं, अलग से उनको जो है चीज़ें स्पष्ट करें और कराएं। और जब तक यह नहीं होगा तो फेल ही होते रहेंगे, उनको तो कभी पास ही नहीं होना है। उनके लिए अतिरिक्त क्लासेज चलें, उनके बेसिक्स दूर किए जाएं, यही तो संविधान कहा था। उसी लिए तो हम सब लोग हैं, संविधान की मर्यादा का आदर करने के लिए ही। तो अग्रवाल जी ने कहा कि तो तुम हट जाओ, तुम शिक्षक होने लायक नहीं हो। कहें सर हट जाते हैं। मैंने भी अपने जीवन में अनुभव के धरातल पे एक बार देखा, एक लड़का मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज इलाहाबाद में फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर का छात्र था। तो हमसे मिला, कहा सर हमको थोड़ा सा एनाटॉमी पढ़ा देते, हमें नहीं क्लियर। उस समय शायद डॉक्टर SP मिश्रा एक टीचर बचे हुए जो एनाटॉमी पढ़ाते थे। अब आप जरा सोचो, आज इतने एक्सीडेंट, दवाई ये सब क्यों हो रही है? लीवर की जगह पे किडनी क्यों कट जा रही है? क्योंकि आज का जो नया शिक्षक समुदाय उसे एनाटॉमी स्पष्ट नहीं है।
एलिमेंट्री कैनाल कहाँ, स्टमच कहाँ, डिओडिनम कहाँ खुलेगी, कहाँ बंद होगी। ये तो बेसिक है यार, कि तुम्हें पता हो कि डिओडिनम में पैंक्रियाज मिल रहा है कि जो है लीवर मिल रहा है कि किडनी मिल रही, कैसे, गॉल ब्लैडर कहाँ है। तुम्हें सीकम की लोकेशन ही नहीं पता, सीकम काटने की वजह तुमने काट दिया जो है डिओडिनम, ऊपर से जो है बंच जो है आपका सीजर्स वगैरह के उसी में डाल दिया। तो आज की चिकित्सा पद्धति इस नाते भी ज़्यादा फेल है कि उन्हें इतना एनाटॉमी की जानकारी ही नहीं है, उन्हें यही नहीं पता कि शरीर की अंदरूनी व बाह्य रचना क्या है। सबका दिमाग ये है कि आर्थोपेडिक में सर्जरी करो, एक्सीडेंट ज़्यादा होंगे तो इधर एक्सीडेंट कम हुआ तो लोग कैंसर वैंसर की तरफ बढ़ गए हैं। यानी कि हमें उस विधा में MS या MD की डिग्री लेनी है जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा कमाई हो। हतप्रभ हो के आप देखेंगे कि किसी भी डॉक्टर के पास जाएं, MS हो, MD हो और कुछ हो, कुछ और हो, कुछ और ऊपर से गिराया गया हो, पहुँचते ही 13 टेस्ट लिख देगा। अरे यार तो तुम्हारी किस चीज़ की पढ़ाई हुई जब तुम हर चीज़ टेस्ट ही करवाओगे। तो ये आपके समय और समाज की बातें हैं, लेकिन यह हैं, इसे दूर करने की जिम्मेदारी सरकार की है, समाज की है, संस्थानों की है, शिक्षकों की है। इन्हें अपनी जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी। आप यह कह करके नहीं हट सकते हैं कोई रिजर्वेशन से आए हैं, तो रिजर्वेशन तो संवैधानिक व्यवस्था आए हैं तो आए ही हैं, सामान्य से तो नहीं पास होंगे, यह भी तय है। पेपर टफ होते हैं, अच्छे स्टैंडर्ड के होते हैं। हमें याद है मैं रिसर्च का एग्जामिनेशन देने गया, पवई एकदम में MSc था। यकीन मानिए एक टीचर के मुक्त सभी, मुझे पेपर ही नहीं समझ उत्तर क्या मैं लिखता। तो अच्छे स्टैंडर्ड पेपर हैं तो लड़के कैसे पास करेंगे। तो बेहतर लड़के को अगर आपने एडमिशन लिया है संवैधानिक व्यवस्था के तहत तो उम्मीद की जाती है कि आप उसे फुलफिल भी करें, उसे पढ़ाएं भी, ट्यूशन दें, कोचिंग दें, अलग से ध्यान दें, अलग से बैच बनाएं, यह तो चलेगा। लेकिन यह कहना कि फेल कर दो, ये कौन सा विकल्प है। तो उन्हें एडमिशन ही क्यों दिया गया, क्योंकि उनको तो फेल होना ही है। नोट करें, नोट लिखें। यह अधिकार केवल स्वदेशी व्यक्तियों को ही प्राप्त है, जबकि समता के अधिकार में क्या था, भारत भूमि पर अवस्थित स्वदेशी विदेशी दोनों को प्राप्त है। अब आप चले अनुच्छेद 16 की ओर। अनुच्छेद 16 नोट करें, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 18 उपाधियां भेद करती हैं, इनका अंत किया जाता है। लम्बरदार, थानेदार, बाबू साहब, अब ये सब नहीं चलेगा, सब समान है, देश स्वतंत्र हो चुका है। तो ये सब आप नोट से पढ़ लीजिएगा। दिस फिनिशेज विथ आर्टिकल 14 to 18, आई मीन राइट टू इक्वलिटी, समता का अधिकार। अब हम स्वतंत्रता के अधिकार की ओर चलते हैं। नोट्स आपको यथाशीघ्र मिल जाएगी। ये तीनों अनुच्छेद आप खुद से पढ़ लीजिए, इतना टिपिकल नहीं। स्वतंत्रता का अधिकार। राइट टू फ्रीडम। आर्टिकल 19 to 22। दो बातें नोट करें। व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार मौलिक अधिकारों का मूलभूत अधिकार है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार
मौलिक अधिकारों का मूलभूत आधार है। इसके विभिन्न पक्षों की चर्चा अनुच्छेद 19 से 22 के बीच में की गई है। इसकी विशेषता यह है कि जहां एक और समता का अधिकार नकारात्मक है, वहीं स्वतंत्रता का अधिकार धनात्मक। समता का अधिकार नकारात्मक, स्वतंत्रता का अधिकार सकारात्मक। अब ऐसा क्यों है? व्यक्ति के व्यक्तित्व की स्वतंत्रता उसे बंधन मुक्त करेगी। बंधन में व्यक्ति के व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास नहीं होगा। स्वतंत्र स्थिति में अपनी स्वतंत्र जिजीविषा, स्वतंत्र विचारों, स्वतंत्र सोच को स्वरूप देने पे मानव जाति सफल होगी। इस नाते स्वतंत्रता के अधिकार को पॉजिटिव माना गया। समता का अधिकार नेगेटिव नहीं है। भाव में, दर्शन में, बल्कि इस तथ्य और तर्क में न कि जब दो कोई चर समान हैं ही नहीं तो समता का मतलब। समता का अधिकार वस्तुतः भेद की अवधारणा को मानते हुए सामंजस्य और समन्वय तथा मध्यवर्गीय सिद्धांत के आधार पर आगे बढ़ने की ओर बात करता है। भेद तो होगा, हम अनंतिम तौर पर भेद खत्म नहीं कर सकते, क्योंकि सब कुछ समान नहीं है। इस नाते इस अधिकार का औचित्य और इसे नकारात्मक माना गया है, जबकि स्वतंत्रता व्यक्ति को अपनी बेहतरी करने के लिए संपूर्ण अवसर देती, इस नाते इसे धनात्मक माना गया है। अब हम बढ़ते हैं अनुच्छेद 19 पर। अनुच्छेद 19 वाक स्वातंत्र, वाक स्वातंत्र्य आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण। हिंदी भी करें। वाक हलंत क्यों लगा हुआ है? ये सब चर्चाएं कभी हिंदी पढ़ाएंगे तो करेंगे। इस समय हिंदी में दैनिक जागरण पेपर में डॉक्टर पृथ्वीनाथ पांडे का कुछ हिंदी है, हम इस तरीके से करके, तो उसे थोड़ा शब्द सीख लें। सीखने में कोई बुराई थोड़े है, वो बड़े लोग हैं तो अच्छा लिख रहे हैं तो थोड़ा सा सीख लें। वाक क्यों नहीं लिख दिया? वाक क्यों लिखा जा रहा है? क्यों वहाँ निकाल दिया जा रहा? सीखें। तो आप चर्चा करेंगे वाक स्वातंत्र आदि विषय कुछ अधिकारों का संरक्षण। खंड 1। अब इसका खंड 1 में खंड का नोट करें तब समझाते हैं। 1 में लिखा है, सभी नागरिकों को खंड का नोट करें। वाक स्वातंत्र के अभिव्यक्ति का, वाक स्वातंत्र के अभिव्यक्ति का। खंड खा शांतिपूर्ण व निरायुध सम्मेलन का। शांतिपूर्ण व निरायुध सम्मेलन का। खंड का
संगम व संघ बनाने का। घ भारत के राज्य क्षेत्र में अबाध संचरण का। ङ भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भाग में निवास करने बस जाने का। और चा निरसित, निरसित रस निकाल दिया गया, खत्म कर दिया गया, निरसित। इसके बाद छा कोई वृत्ति, उपजीविका, व्यापार या कारोबार करने का अधिकार होगा। अनुच्छेद 19 वाक स्वातंत्रता विषय कुछ अधिकारों का संरक्षण करता है, जिसे खंड का कहता सभी नागरिकों को ये अधिकार प्रत्याभूत किए गए। वे बोल सकते हैं, वो कह सकते हैं, शांतिपूर्ण और निरायुध सम्मेलन का अधिकार उन्हें है, संगम व संघ बनाने का अधिकार है, भारत के राज्य क्षेत्र में आवास संचरण का अधिकार उन्हें है, भारत के राज्य क्षेत्र के किसी हिस्से में निवास करने वापस जाने का अधिकार है। चा निकाल दिया गया है। छा कोई वृत्ति, उपजीविका, व्यापार या कारोबार करने का अबाध अधिकार होगा। तो दीज आर द राइट्स जो भारत का संविधान आपको देता है। अब खंड 2 में क्या लिखा गया है, इसको ध्यान से पढ़िएगा। अनुच्छेद 1 का के विरुद्ध 1 का के विरुद्ध राज्य को विशेषाधिकार, विशेषाधिकार किंतु युक्त युक्त निर्बंधन द्वारा रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन, 3, 4, 5, 6 ध्यान से पढ़िएगा। अनुच्छेद 19 खंड 1 कहता है सभी नागरिकों को यह अधिकार है। का में क्या कहा गया, बोलने का, वाक स्वातंत्र आदि। लेकिन 2 में क्या कहा गया, अनुच्छेद 19 1 खंड का के विरुद्ध। 2 में क्या कहा, अनुच्छेद 19 1 खा के विरुद्ध 3 में अनुच्छेद 1 खा के विरुद्ध राज्य को विशेषाधिकार किंतु युक्त युक्त निर्बंधन द्वारा। 4 अनुच्छेद 1 गा के विरुद्ध राज्य को विशेषाधिकार किंतु युक्त युक्त निर्बंधन द्वारा। अनुच्छेद 1 घा और ङा के विरुद्ध राज्य को विशेषाधिकार किंतु युक्त युक्त निर्बंधन द्वारा। 6 अनुच्छेद 19 1 छा के विरुद्ध राज्य को विशेषाधिकार किंतु युक्त युक्त निर्बंधन द्वारा। नोट के रूप में जान लें, 44वें संविधान संशोधन के द्वारा ये अधिकार छीन लिया गया है, खत्म कर दिया गया है। इसे 300 का में रख करके लीगल राइट बना दिया गया है। अब आप यहाँ पे देखें कि मुद्दे क्या हैं। यहाँ तक दिया गया, इधर छीन लिया गया। इसी नाते कहा जाता मूल अधिकारों की परिभाषा यह भी है, एक हाथ से दिए गए, दूसरे हाथ से छीन लिए गए। यहाँ तो कहा कि बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ क्या कहा, राज्य को विशेषाधिकार किंतु युक्त युक्त निर्बंधन द्वारा। अब यहाँ पर
संकेत शब्द क्या है? जैसे कहीं विधि, कहीं कुछ, वैसे यहाँ पे संकेत शब्द है। युक्ति युक्त निर्बंधन। रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन। देखें, एक लाइन नोट करें। कहते हैं, राज्य कितना भी प्रभु क्यों न हो, प्रभु मतलब संप्रभु, क्षमतावान, राजनीतिक इच्छा शक्ति वाला, सर्वशक्तिमान, सामाजिक राजनीतिक आर्थिक दृष्टि से मजबूत, कोष कुबेर के खजाने से भरा हुआ हो, बल और पौरुष भगवान राम वाला हो, प्रजा अच्छे विचारों वाली हो, मंत्रीगण सही सलाह देने वाले हों। अगर स्थितियां ऐसी भी हों तो राज्य अपने नागरिकों को आत्यंतिकरण तक स्वतंत्रता के अधिकार की प्रत्याभूति नहीं दे सकता। इस लाइन को नोट करें, राज्य कितना भी प्रभु क्यों न हो, किंतु अपने नागरिकों को स्वतंत्रता के अधिकार की प्रत्याभूति आत्यंतिकरण तक नहीं दे सकता। यानी कि एब्सोल्यूट लेवल तक की गारंटी कि तुम स्वतंत्र हो, ऐसा संभव नहीं। इसी नाते राज्य और व्यक्ति स्वेच्छाचारी न हो। भारतीय संविधान निर्माता जो दूरंदेशी थे, भविष्यबोधी थे, वो व्यक्ति की स्वतंत्रता को असीमित प्रसार तक उद्घाटित करके ही नहीं रुक गए, बल्कि वो व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सामाजिक स्वतंत्रता के बीच एक संतुलन साधना चाहते थे। राज्य को एक मार्गदर्शन देना चाहते थे। जहां व्यक्तिगत और सामूहिक हितों में द्वंद्व होगा, वहां सामूहिक हित महत्वपूर्ण माने जाएंगे। तार्किकता के सिद्धांत कहते हैं व्यक्ति पर समाज को वरीयता मिले। व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं होगा, समाज महत्वपूर्ण होगा। इसी नाते भारतीय संविधान में युक्ति युक्त शब्द आया, जिसका अभी हम टिप्पणियों करा लिखाएंगे, जिसका अर्थ है किसी घटना, किसी कार्यवाही, किसी प्रक्रिया, किसी सोच, किसी विचार, किसी आंदोलन, किसी संघ, किसी संगठन, आना जाना, रचना बसना, सब पर यदि वह तार्किक है, यदि वह तर्कसंगत वर्गीकरण पर है, यदि वह रीजनेबल है, देन गुड, और यदि ऐसा नहीं है तो राज्य उस पर रोक लगा सकती है। कक्षा 6 में हम लोगों ने पढ़ा था, आपने भी पढ़ा होगा, एक टॉपिक रूल्स ऑफ द रोड, सड़क के नियम, जिसमें एक लाइन कही गई थी, तुम्हारी छड़ी घुमाने की स्वतंत्रता वहाँ सीमित हो जाती है जहाँ मेरी नाक शुरू होती। यानी कि स्वतंत्रता का अधिकार भी एक सीमित अधिकार है। उसकी व्याख्या न वैयक्तिक रूप में नागरिक, न सामाजिक रूप में कोई संगठन और न स्वयं सरकार इसका मनमाना उपयोग नहीं कर सकती। मनमाना उपयोग अवांछनीय होगा, समाज में विद्रूप पैदा करेगा। तो इसी नाते हमारे संविधान निर्माताओं ने राज्य पर यह नहीं छोड़ा कि कैसे परिस्थितियों का निर्धारण करेंगे, बल्कि संविधान में ही एक शब्द लिख दिया, युक्त युक्त निर्बंधन। क्या रीजनेबल है? तुम बोल तो सकते हो, किंतु जब तुम्हारे बोलने से संसद की मर्यादा कम हो रही, संसदीय मौन, व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता, मर्यादा और गरिमा को ठेस पहुंच रही होगी,
न्यायालय का अवमान हो रहा होगा, देश की एकता अखंडता के विरुद्ध कोई अभिभाषण हो रहा होगा, तुम्हारे बोल वचन से सामाजिक ताने बाने कमजोर पड़ रहे होंगे, तुम्हारे बोल वचन से किसी का हित हो रहा हो, किसी को दुख पहुंच रहा होगा। ऐसी स्थिति में तुम्हारे अधिकार रीजनेबिलिटी के धरातल पर चेक कर लिए जाएंगे, रोक दिए जाएंगे। वहाँ के बाद बोलने का अधिकार तुम्हें नहीं मिलेगा, हमें नहीं मिलेगा, किसी को नहीं मिलेगा। तो वस्तुतः कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए हमारे संविधान निर्माता चिंतित थे, उसी के निहितार्थ यह शब्द आया और यह भी बताया गया कि शब्द का प्रयोग कब और कैसे होगा। यहाँ पर यानी कि युक्त युक्त निरंजन लागू करने की रीति क्या हो, रीति क्या हो, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लागू करने की। तो दो रीतियां बताएंगे। नंबर एक, अधिष्ठायी पहलू। अधिष्ठायी पहलू। नंबर दो, प्रक्रियात्मक पहलू। अधिष्ठायी शब्द से हमें याद आता है एक श्लोक, पुरा कवि नाम गणना प्रसंगे कनिष्ठिकाधिष्ठित कालिदासा। प्राचीन काल में जब कवियों की बात आती थी तो कालिदास नंबर 1 पर, यानी कालिदास ही वास्तव में कवि हैं। तो जो है, अधिष्ठायी पहलू का मतलब है जो है। अब हमने कभी बताया होगा, है की कोट में कौन आएगा? जो शुद्ध वर्तमान है, जो सत्य है, जो प्रत्यक्ष है, जो ईश्वर है। तो यहां पे एक विवाद आया। पहले अधिष्ठायी पहलू देखें। चिंतामन राव बनाम मध्य प्रदेश राज्य विवाद। पंडित जी ट्रेन में कहीं जा रहे थे, कोई बीड़ी उड़ी पी के फूंक दिया, छी 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 हमारा तो धर्म भ्रष्ट हो गया। पंडित जी बाद ला दिए। भारत का संविधान धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार देता है, आने जाने का अधिकार देता है। इनके इस कृत्य से तो हमारा धर्म ही भ्रष्ट हो गया, अब क्या हो सकता है? तो कोर्ट ने परिस्थितियों का अवलोकन किया और कोर्ट ने देखा कि बीड़ी जो बनती है वो तेंदू के पत्ते से बनती है और इसका क्षेत्र बघेलखंड, रीवा, बघेलखंड आई मीन मिर्ज़ापुर समीपवर्ती एरिया, रीवा, सीधी, सतना, जबलपुर इत्यादि, छोटा नागपुर, ये बेल्ट है एक बड़ी सी। तो अब बीड़ी से धर्म भ्रष्ट, तो पंडित जी कह रहे हैं बीड़ी का उद्योग ही खत्म कर दीजिए। जबलपुर में बीड़ी, शोले पिक्चर आपको याद आ रही है, जो मियाँ जी समय जो A.K. हंगेल जी जो रोल कर रहे थे, लड़का था सचिन के रूप में कि अरे इसके मामू का जबलपुर में बीड़ी, आपको याद होगा तो याद करिएगा। तो ये प्रक्षेत्र बीड़ी उद्योग का है। तो कोर्ट का निर्णय हुआ कि एक व्यक्ति के कहने से बीड़ी उद्योग बाधित नहीं किया जाए। ऐसे तो कानपुर का चमड़ा उद्योग, मुरादाबाद का बर्तन उद्योग, अलीगढ़ के ताले, फिरोजाबाद
ऐसे एक व्यक्ति के कहने पे सब खत्म कर दिए जाएं। तो कोर्ट कहता ऐसा नहीं हो, क्योंकि ये है। और इस तेंदू का पत्ता अगर मान लो बीड़ी उद्योग बाधित कर दोगे तो फिर तेंदू के पत्ते का क्या होगा? ये तो प्राकृतिक उत्पाद है। इकोलॉजी कहती है कि प्रकृति में कोई भी चीज अहेतुक नहीं है, हर चीज का कोई न कोई मतलब है। और इकोलॉजी चलती किस पर है? खाद्य पदार्थों का चक्रण और ऊर्जा का प्रवाह। कुछ रुके न, कुछ ठहरे न, सब चलता रहे। तो जब तेंदू के पत्ते की बीड़ी, तेंदू पत्ता तो वैसे अपरुक्त पड़ा रहेगा। अपरुक्त पड़े हुए तेंदू के पत्ते प्रदूषण फैलाएंगे, सड़ेंगे, घुलेंगे। तो तेंदू के पत्ते जरूरी है बीड़ी बनने के लिए। और बीड़ी क्यों जरूरी है? बीड़ी श्रमिक पीते हैं, बड़े लोग तो सिगार पीते हैं। वो सब खदानों का क्षेत्र है, झरिया, रानीगंज, हजारीबाग, रेणुकूट, हिंडाल्को, जो भी है। तो माना जाता है कि वो श्रमिक रात के से 10 से 6 काम कर रहे हैं, 4 बजे नींद लगने लगी तो एक बीड़ी पी के थोड़ा सा एनर्जेटिक हो गए। उसमें निकोटिन पाया जाता है जो थोड़ा सा नर्व स्टिमुलेंट का काम करता है। एक और सच जान लें कि प्रकृति में बीड़ी उतनी ही है जो नर्व स्टिमुलेंट का काम अदा कर। इतना ज़्यादा तेंदू का पत्ता नहीं, क्योंकि आप दावे के साथ नहीं कह सकते हैं कि जो बीड़ी आप पी रहे हो तेंदू के पत्ते की, हो सकता है आमनीम जामुन की हो, जैसा मिक्सचर इस समय चल रहा। तो प्रकृति की मुफ्त भेंट तेंदू का पत्ता जो इस एरियाज में पाया जाता वो उतना ही है कि 4 बजे अलसाए हुए श्रमिक को थोड़ा एनर्जेटिक कर सके, बस, इससे ज़्यादा नहीं। जितना है उतना उपयोग करिए, धारणी उपयोग करिए। ऐसे ताड़ी आप पिए हैं? हम लोग बचपन में थे तो यूरिनल डिजीज के लिए हमारी ग्रैंड मदर थोड़ा सा चावल दे देती थी कि जाओ वहाँ से खजूर की ताज़ी ताड़ी पी लो, तो बीमारी ठीक हो जाती थी। ठीक हो गई। तो अब ताड़ी निसर्गतः प्राकृतिक तौर पे मिलती कितनी? इतने बड़े उसमें आधा लीटर 1 पाव इतने तो मिलती है। उतनी ताड़ी जो नैसर्गिक पेय है उससे आपको कोई रोग दोष नहीं हो, उससे आपकी आंख नहीं जाएगी। वो तो मेथिल एल्कोहल डालने से आंख की अंधता, ऐसे पूछा गया क्वेश्चन है। मिक्सचर कर देने से, ताड़ी में कुछ और केमिकल मिला देने से ताड़ी नुकसान हो जाती है। प्रकृति प्रदत्त ताड़ी, चाहे ताड़ की पेड़ वाली हो चाहे खजूर के पेड़ वाली हो, ये कभी हानिकारक नहीं होती, इनसे हानि नहीं हो, ये लाभकारी है। ध्यान रहे, प्रकृति की कोई भी चीज़ अहेतुक नहीं, बिना उद्देश्य के नहीं, बिना काम के नहीं। तो मीनाइटों से बीड़ी जरूरी है, बीड़ी उद्योग जरूरी है, ताड़ी जरूरी है, ताड़ उद्योग जरूरी है। अगर महुए की ही शराब बनेगी तो महुआ इतना नहीं है कि लोग गिरने पड़ने लगे। जब उसे मिक्सचर कर दिया जाता है तब वो खतरनाक हो जाता है। हमें मिक्सचर से बचना है, प्रकृति के प्राकृतिक उत्पादों से नहीं। आपको पता होगा, ऐसे तो कहा जाता कि पान और गुटखा, बीड़ी, तम्बाकू ये सब लोफर लड़के खाते हैं, सोहदा लड़के खाते हैं। हमारे समय में था ऐसा, अब तो सब बदल गया है। तो शादी ब्याह के मौके पे क्यों सुपारी खिलाई जाती है, ये चर्चा हम बाद में करेंगे कभी। तो उसे नहीं खिलाई जानी चाहिए, यानी कि एक निश्चित सीमा में, एक निश्चित समय के लिए धतूरे का प्रयोग भी वर्जित नहीं माना गया है। लेकिन कब? जब वो तार्किकता के आधार पर। तो फिलहाल कोर्ट का निर्णय था, प्रधान न्यायपीठ का निर्णय था कि संपूर्ण बीड़ी उद्योग एक व्यक्ति के कहने पर बाधित नहीं किया जाए। एंड व्हाट अबाउट नेक्स्ट? प्रक्रियात्मक पहलू की चर्चा हम करते हैं। रोक लगाने का प्रोसीजरल पहलू क्या हो? पहला अधिष्ठायी, दूसरा प्रक्रियात्मक। क्या रोक लगाने की प्रक्रिया हो, इसे हम सुनवाई के अधिकार से भी समझें। या दूसरे पक्ष को सुने,
वस्तुतः यह द्वारिका प्रसाद द्वारिका प्रसाद बनाम उत्तर प्रदेश राज्य विवाद। यह कहता है कि निर्बंधन की रीति क्या। ये संघ संगठन से जुड़ा हुआ मसला है। द्वारिका प्रसाद जी कोई संगठन बनाना चाहते थे, सरकार ने रोक लगा दिया। ये कोर्ट में गए तो कोर्ट का निर्णय था यदि संघ और संगठन का उद्देश्य सिविल सप्लाई डिस्टर्ब करना न हो, सामाजिक ताने बाने को बिगाड़ना न हो, अपराध उद्दीपन न हो, तो संघ बनाने पे रोक नहीं लगाया जा सकता। यह अनुच्छेद 19 द्वारा मिला हुआ अधिकार। जूरी कोई कमेटी है तय करे कि अगर द्वारिका प्रसाद के उद्देश्य नकारात्मक हैं तो संघ और संगठन बनाने में रोक लगे, अन्यथा नहीं। इसी समय कोर्ट ने निर्बंधन लगाने की कुछ शर्तें बताई। नंबर 1, यदि मानहानि हो रहा हो तो। नंबर 2, न्यायालय अवमान हो रहा हो तो। नंबर 3, शिष्टाचार या कदाचार का मुद्दा हो तो। नंबर 4, राज्य की सुरक्षा का मुद्दा हो तो। नंबर 5, विदेशी राज्यों से मैत्रीपूर्ण संबंधों का मुद्दा हो तो। नेक्स्ट, देश का कोई गोपनीय दस्तावेज बेचा जा रहा हो तो। नेक्स्ट, अपराध उद्दीपन हो रहा हो तो। नेक्स्ट, लोक व्यवस्था बिगड़ रही हो तो। लास्ट पॉइंट, भारत की एकता और प्रभुता पर चोट पहुंच रही है तो। यदि ऐसी स्थितियां प्रभाव में हैं तो निर्बंधन लगाया जा सकता है, अन्यथा निर्बंधन लगाए जाने की कोई ज़रूरत नहीं। अब यहीं पे हम हैं तो थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ेंगे। आज हाल के दिनों में देखा ये गया है कि जिसके जो मन में आ रहा है बोल दे रहा। इसे 2009 में क्वेश्चन भी पूछा गया था। क्वेश्चन एग्जैक्टली ध्यान नहीं आ रहा है। हाँ, चूंकि हम अनेकतावादी समाज में रहते हैं तो हमें कुछ भी बोलने की स्वतंत्रता है, हम कितना भी बोल सकते हैं। यह कहाँ तक तर्कसंगत है। उसमें मसला वरुण गांधी भाजपा के नेता और सारे नेताओं का नाम लेना तो ठीक नहीं है। तो अभी भी आप देखते हैं जिसके जो मन में आया। अभी आज की घटना देखें, डेरेक ओब्रायन तृणमूल कांग्रेस के नेता, पता नहीं विधेयक पढ़े कि नहीं पढ़े, विधेयक अच्छा है कि बुरा है। विधेयक आलोचना की विषय वस्तु अपने में समेटे हुए कि नहीं समेटे हुए है, जाके सदन पीठ के सामने उसको फाड़ देते। ऐसा ही काम एक टाइम पे मनमोहन जी ने कोई प्रस्ताव किया था तो भरे उसमें राहुल जी ने फाड़ दिया था। तो यह व्यवस्था संचालन का सुव्यवस्थित तरीका नहीं, बेहतर तरीका नहीं। अपनी बात कहने और सुनने का एक जेन्युइन तरीका होना चाहिए, समझदार तरीका होना चाहिए, जिससे संसद की मर्यादा कम न हो। तो इस तरीके से बोल वचन के लिए कि यहाँ का दुष्कर का प्रायोजित था, शाहीन बाग का कांड इस नाते हुआ, अरविंद केजरीवाल ऐसे हैं, मोदी जी पता नहीं क्या क्या करते हैं, वर्तमान सरकार सामाजिक ताने बाने को बिगाड़ने पे तुली हुई है।
हर मुस्लिम आतंकवादी नहीं है, लेकिन हर आतंकवादी मुस्लिम ही क्यों है। तो बातों को तो कुछ भी आप बोल सकते हो, बट अपेक्षा की जाती, उम्मीद की जाती है कि आप सही बात बोलें, अच्छी बात बोलें, मजबूत बात बोलें, रेशनल बात बोलें, और कुछ बातें सही भी हों तो भी देश काल परिस्थिति और समय को देखकर बोलें। यही तो मानवजात से अपेक्षा की जाती है। हम धरा के सर्वाधिक बुद्धिमान प्राणी हैं। हम न अमीबा हैं, न पैरामीशियम हैं, न एलगी हैं, न ब्रायोफाइट हैं। पता नहीं कितनी चीज़ों से ऊपर आते हुए पक्षी के बाद तो हम आए हैं। पक्षी भी संवेदनशील हैं, सांप गोंजर भी संवेदनशील अपने मालिक के लिए। तो अपनी व्यवस्था के लिए हमें भी संवेदनशील होना चाहिए। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अर्थ यह कदापि न लगाया जाए कि हम जो चाहें बोल लें। इससे मुख्य परीक्षा का आपको क्वेश्चन कराएंगे। अब आज आप देखते होंगे मीडिया बड़ा प्रखर रूप में आपके सामने है। हर चैनल पे जो नहीं सो चल रहा है। मैं देहरादून में था, एक लड़का कोई बोरवेल में गिरा हुआ था, तो कहते हैं, ये चैनल वाले दिखा रहे हैं, अब प्रिंस 1 इंच ऊपर आ चुके हैं, अब प्रिंस 1 फीट ऊंचे आ चुके हैं, अब प्रिंस ऊपरी तल से मात्र 5 फीट नीचे हैं, अब प्रिंस पर पकड़ ढीली हो रही है, प्रिंस हम नीचे की ओर जा रहे हैं। अरे क्या मजाक है यार। पीपली लाइव आपने पिक्चर देखी होगी, अब ध्यान तो नहीं आ रहा है, वो उसमें नत्था सिंह एक कैरेक्टर था, एक संवेदनशील पत्रकार था, और समय के साथ चलने वाली उसकी एक पत्रकार महिला मित्र थी। तो पीपली लाइव आप देखे हो तो नत्था उत्था से थोड़ा रिकॉल करें, हमें याद आता कि एक व्यक्ति गड्ढा खोदता रहता है। तो जिस रास्ते से नत्था सिंह का प्रकरण कवर करने के लिए वो संवेदनशील पत्रकार और उसकी महिला मित्र आते थे, तो पत्रकार कहता था, नंदिनी नत्था इतना महत्वपूर्ण है, देखो ये डेली खोदता रहता है, इधर तो किसी के दिमाग नहीं जाता है। तो महिला मित्र फटकारती है, चुप रहो, बैकवर्ड हो तुम, समय के साथ नहीं हो, जो दिख रहा है उसी को लिखो, उसी को बेचो। लास्ट इन आती है कि वो गड्ढा खोदने वाला उसी गड्ढे में मर जाता हो, संवेदनशील पत्रकार आके लपटों में झुलस जाता है और महिला मित्र अपने मार्ग चले जाते हैं। तो ऐसे हम गैर संवेदनशील पत्रिका के युग में जी रहे हैं। यहाँ रोटी और कपड़ा मकान के तमाम द्वंद्व हैं, और हम दिखा रहे हैं कि एकता कपूर का सीरियल का टीआरपी कितनी चल रही है, यूट्यूब पे किसके व्यूज कितने बन रहे हैं, किसके कितने सब्सक्राइबर हैं। यूट्यूब नहीं देखोगे, नेट पे रहोगे तो तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा, नेट के संपर्क में तो तुम्हें रहना ही पड़ेगा। ज़रूरतें हैं चीज़ों की, लेकिन भ्रांतिपूर्ण व्यवस्था, भ्रांतिपूर्ण सोच के तरीके से नहीं, हमें बचना होगा। कदाचित इसी कारण जब प्रेस के स्वतंत्रता की बात आई अनुच्छेद 19 में, तो अंबेडकर जी ने प्रेस का कहीं से अलग से उल्लेख नहीं किया। तो संविधान सभा में इनकी बड़ी आलोचना हुई कि प्रेस तो लोकतंत्र का चौथा खंभा है, आपने प्रेस को तो लिया ही नहीं कंसिडरेशन में। तो प्रेस ने कहा कि जो अधिकार व्यक्तिगत रूप में एक व्यक्ति को नहीं दिए जा सकते हैं, बाबा साहब ने कहा वो अधिकार व्यक्तिगत रूप में प्रेस को भी नहीं दिए जा सकते। वस्तुतः प्रेस का मालिक और संपादक जब पेपर छापता है तो लिखता तो अपने मन का ही है, अपने
अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकारों का उपयोग ही तो करता है, तो मेरी दृष्टि में प्रेस को अलग से कोई अधिमान दिए जाने की जरूरत नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं। तो आलोचना के विरोध में अपना पक्ष रखते हुए अंबेडकर जी ने यही बात कही, संपादक अपनी बात तो कहेगा ही, अपनी बात ही तो लिखेगा, तो प्रेस को अलग से उल्लेख करने की कोई ज़रूरत नहीं। भारतीय संविधान गति को अवधारणा पर टिका हुआ है, जैसे जैसे समय बदलता जाएगा प्रेस की स्वतंत्रता नए नए रूप पाती जाएगी। अब यहाँ पे हम आपको 4-5 विवाद बताते हैं, वो विवाद आप नोट कर लें ध्यान से, तब हम बताते हैं। नंबर 1, पहला विवाद लिखें प्रेस की स्वतंत्रता में, साकल पेपर्स लिमिटेड बनाम भारत संघ विवाद। साकल पेपर्स लिमिटेड बनाम भारत संघ विवाद। नंबर 2, प्रभुदत्त बनाम भारत संघ विवाद। प्रभुदत्त बनाम भारत संघ विवाद। नेक्स्ट, इंडियन न्यूज़पेपर्स लिमिटेड, इंडियन न्यूज़पेपर्स लिमिटेड बनाम भारत संघ विवाद। एंड लास्ट, इमैनुअल बनाम केरल राज्य विवाद। तो इन संदर्भों की चर्चा, आज टाइम पूरा हो रहा लगभग, तो चलो कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो पहला विवाद आपका है साकल पेपर्स लिमिटेड में उच्चतम न्यायालय का निर्णय था कि प्रेस की स्वतंत्रता के लिए वही मापदंड है जो सामान्य नागरिक के लिए। प्रेस की स्वतंत्रता के लिए वही मानदंड है जो सामान्य नागरिक के लिए हैं। नेक्स्ट पॉइंट, प्रभुदत्त बनाम भारत संघ विवाद। इस विवाद को वस्तुतः रंगा बिल्ला विवाद के नाम से भी जाता है। 1982 का मसला है, रंगा बिल्ला साक्षात्कार देने के लिए तैयार नहीं था, तो कोर्ट ने निर्णय किया कि व्यक्ति अपना बात कहने के लिए ही नहीं बल्कि दूसरे की बात सुनने के लिए भी अधिकार रखता है। इस नाते रंगा बिरला को साक्षात्कार प्रभुदत्त के सामने देना पड़ेगा। पता नहीं क्या तुम्हारे रचनात्मक विध्वंसात्मक बातें चल रही हो, अगर तुमने उसको क्रिया रूप दे दिया तब तो बातें बिगड़ जाएंगी। तो इस नाते अगर हम अपनी बात बोल सकते हैं तो दूसरे की बात जान भी सकते हैं। तीसरा विवाद है इंडियन न्यूज़पेपर्स बनाम भारत संघ। इस विवाद में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हेतु बड़ा व्यापक, इससे 4 तथ्यों की पुष्टि होती है। यानी कि जब हम बोलते हैं तो 4 बातों की पुष्टि होती है। नंबर 1, आत्मोन्नति। बोलने से पहला काम आत्मोन्नति। दूसरी बात, सत्य की खोज। सत्य की खोज। तीसरी बात, निर्णय लेने की क्षमता। परिवर्तित परिस्थितियों के साथ सामंजस्य। परिवर्तित परिस्थितियों के साथ सामंजस्य तथा निर्णय योग्यता। तो इंडियन न्यूज़पेपर्स विवाद में प्रधान न्यायपीठ कहती है कि जब हम बोलते हैं तो आत्मोन्नति हमारी होती है। हम बोलेंगे तो कोई प्लस एंड माइनस करेगा, तो हमें सत्य का ज्ञान होगा, हम सही की ओर बढ़ेंगे, सत्य को जानेंगे, निर्णय लेने की क्षमता हमारी बढ़ेगी। जो बाद में
आगे आने वाले समय में हमें सामंजस्यकारी बनाएगा, हम पे अनुकूलन पैदा करेगा। हम पिछली बात से सीख लेकर के आगे वाली बात में सुधार करेंगे। ये कहते इतिहास से सीख लेकर के वर्तमान में सुधार लाना। तो इस तरीके से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता इन 4 तथ्यों का परिचय करते हैं। अगला विवाद केरल का था। इमैनुअल कह रहा था कि हम नहीं गाएंगे, तो कोर्ट का निर्णय था कि व्यक्ति चाहे तो न भी बोले। इसे चुप रहने के विवाद के रूप में भी जाना जाता है या राष्ट्र विवाद के रूप में भी जाना जाता है। आज तो पता नहीं क्या क्या खेल चल रहा है। पिक्चर देखने जाओ, 2 घंटा रिले तो बैठ करके झंडे को सलाम करो। अरे यार, झंडे कोई सलाम क्यों नहीं करेगा? कौन भारतवासी होगा? लेकिन हर चीज़ का समय, वक्त और नजाकत होती है। निर्णय लेते समय, निर्णय देते समय हमारी संस्थाओं को इस पर भी विचार करना चाहिए। हम इसका विरोध नहीं कर रहे हैं, हम तो ये कह रहे हैं कि क्या उचित है, क्या अनुचित है, क्या युक्त है, क्या तर्कसंगत है। 3 घंटा पिक्चर देखने गया हुआ व्यक्ति थोड़ा सा शांति और आराम चाहता। जैसे वो बैठा, शरीर स्थिर हुई तो खड़े हो सीमा पे फ्लैग मार्च करने के लिए। अब वो इसे संस्थाएं खुद से सोचें, मेरा कोई कमेंट नहीं। तो नोट में आप यह समझें कि जब अनुच्छेद 352 के अधीन राष्ट्रीय आपात प्रवृत्त होता है, तब अनुच्छेद 19 के अधिकार निलंबित हो जाते हैं। राष्ट्रीय आपात के समय अनुच्छेद 19 का अधिकार निलंबित रहेगा। अब आप आए अनुच्छेद 20 पर। आर्टिकल 20, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण आप चर्चा में कल करेंगे। ढेर सारी शुभकामनाएं। कल फिर मिलेंगे अनुच्छेद 20 के साथ।